हेलो दोस्तों। आज मैं टैक्स सॉल्यूशन इन्फो के तरफ से आया हूँ। ITR 4 सुगम जो इंडिया इनकम टैक्स रिटर्न है वही मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे फिलअप किया जाता है। तो ITR 4 सुगम कौन कौन लोग फिलअप कर सकता है पहले वो देख लीजिए। For individuals, HUFs and firms other than LLP, being a resident having total income up to rupees per 50 lakh and having income from business and profession which computed under section 44AD, 44ADA और 44AE। यानी क्या होता है, जिसका 50 लाख से नीचे इनकम है और उनको होना होगा इंडिविजुअल, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होना होगा, या फिर फार्म हो सकता है, लेकिन LLP नहीं हो सकता है। LLP होने से ए रिटर्न वो फाइल नहीं कर सकता है। और क्या क्या सेक्शन में आता है एक बार देख लीजिए। कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44AD मतलब प्रिजम्पटिव बिजनेस जो है, प्रिजम्पटिव इनकम होता है 44AD बिजनेस। 44ADA क्या होता है, प्रिजम्पटिव में जो प्रोफेशन में जो इनकम करता है वो 44ADA में आता है। और क्या है 44AE, 44AE होता है जो ट्रक ओनर वाला है, वो जो ट्रक का बिजनेस करता है जिसका वाहन 10 से नीचे वाहन है वो ए 44AE सेक्शन में आता है। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी है जो ITR 4 सुगम रिटर्न फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पेंशनर है, अदर से अदर अगर कुछ अगर आपका क्लाइंट हो तो मेंशन कीजिएगा, ये सब कुछ है। और उसके बाद देखिए जो फाइल अंडर सेक्शन है 139(1), 139(1) क्या होता है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट मतलब जो ड्यू डेट इनकम टैक्स बोला है आपको रिटर्न फाइल करने के लिए, जून हो या सितंबर हो या नवंबर हो, जो भी हो उसके बिफोर अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो 139(1) आता है। अगर ड्यू डेट के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो 139(4) सेक्शन में आपको रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आप रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं तो 139(5) में आना होगा। और अगर कॉन्डोनेशन ऑफ डीले लगता है तो 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में आपको आना होगा। और ये जो सेक्शन है 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी का एक तो अलग से मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी जो हम रिटर्न दिखाने वाले हैं आपको 139(1) जो ऑन और बिफोर ड्यू डेट का है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। Are you filing return of income under 7th proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? Not to be filed only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more condonation method mentioned the 7th proviso of section 139(1). दोस्तों अगर आप इसको यस करें तो क्या क्या एक्टिव हो जाता है एक बार देखिए। हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन वन और मोर करेंट अकाउंट। अगर आप 1 करोड़ के ऊपर कैश नकदी जमा करते आपके जो जितना करेंट अकाउंट है तो आपको इधर यस और नो बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका जो कंट्री ऑफ, अगर आप टूर ट्रेवल करते तो उसका जो खर्चा है अगर 2 लाख के ऊपर साल में जाता है तो इधर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और अगर आपका हैव यू हैव एनी इनकर्ड एक्सपेंडिचर अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका अगर चला जाता है साल में 1 लाख के ऊपर तो आपको इधर इधर यस करना पड़ता है। तो यही है, अगर हम लोग जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसको नो ही रहने दीजिए क्योंकि हमारा ये सब रूल में नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। A23 क्या बोलता है, whether this return is being filed by representative of SEC। अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव से आप कर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, नेक्स्ट आपको देना होगा इनकम डिटेल्स। इसके अंदर आ जाता है पहले पहले जो है देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये आपका आ जाता है E8 ऑफ शेड्यूल BP में। इधर पहले क्या आता है, सैलरी। सैलरी जो आपका है 17(1), ये जो फाइल करना है, इसको फाइल करने के लिए आपको क्लाइंट के पास से फॉर्म 16 मांगना पड़ेगा।
फॉर्म 16 के हिसाब से ही आप इधर रिटर्न फाइल कीजिएगा। वैल्यू ऑफ परक्विजिट अगर पूछे तो आप इधर फाइल कीजिएगा, ठीक है। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3) ये आपको मिल जाएगा फॉर्म 16 में जो है मिल जाएगा, तो देख के आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है अलाउंस टू बी एक्सटेंड एग्जाम 10। ये जो 10 वाला जो अलाउंस है ये आपको इधर फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस। नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस में देखिए बहुत सारा ड्रॉप डाउन में है, लीव ट्रैवल कंसेशन, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एन ऑफिशियल बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, भाई बहुत कुछ है, अगर कुछ है तो इधर आप एग्जेम्पशन के लिए डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका नेट सैलरी होके आ जाएगा। उसके बाद क्या है देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन नॉर्मली सैलरी का अभी फ्लैट 50,000 दे दिया है। अगर एक तो फॉल्स आपको दिखा देते हैं, देखिए 15 लाख का सैलरी दिखा दिया तो नॉर्मल डिडक्शन फ्लैट ले लिया 50,000, ठीक है। इंटरटेनमेंट अलाउंस अगर कुछ है तो इधर दे दीजिएगा। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया 14,50,000, ओके। उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है वो किस तरह का है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेट आउट है, या डीम टू बी लेट आउट है। सेल्फ ऑक्युपाइड अगर है तो आप सेल्फ ऑक्युपाइड कीजिएगा। लेट आउट अगर आप बिल्डिंग को भाड़े पे चढ़ा रखा है तो लेट आउट में डालिएगा। डीम लेट आउट अगर घर पूरा फाঁका पड़ा है तो आपको डीम टू बी लेट आउट में डाल के एक तो फिगर डालना होगा। तो इधर हम ले लेते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या क्या आएगा, सेल्फ ऑक्युपाइड में मान लीजिए आपका जो घर है वो आप लोन पे लिया हुआ है और लोन का जो ब्याज होता है उसका आपको छूट मिलता है, इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल। मान लीजिए आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस बिल्डिंग के लिए है वो मान लीजिए 15,000, तो ये आपको छूट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्या होता है, अगर ये सेल्फ ऑक्युपाइड ना हो के अगर रेंट पे लेट आउट पे अगर रहता तो क्या होता है एक बार देख लीजिए। ग्रॉस रेंट मान लीजिए, ग्रॉस रेंट 1.5 लाख, 1.5 लाख नहीं 2 लाख कर देते हैं। 2 लाख करने से देखिए 30% ऑफ एनुअल वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड हो गया। इंटरेस्ट हटा दीजिए, तो 2 लाख से 60,000 बाद देने से 140 टैक्सेबल इनकम में आ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्स। इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या है देखिए, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड अगर है, फैमिली पेंशन है। तो अगर मैं इधर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट डालता हूँ, मान लीजिए 15,000, और एक तो ऐड करते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर मुझे 2,000 रुपया इंटरेस्ट मिला है रिफंड के ऊपर, और एक तो है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन मान लीजिए 25,000 दे देते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखिए, ये फैमिली पेंशन के ऊपर एक तो छूट मिलता है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57(1)(a) में फैमिली पेंशन के ऊपर कितना छूट मिलता है। अगर आपने 2019 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2020 के अंदर डिपॉजिट जो है 80C में नहीं कर सके, लेकिन आपने किया है, वो कब किया है, 1/4/2020 से 30 जून 2020 के अंदर अगर किया है, और उसका जो इन्वेस्टमेंट का जो फायदा आप लेना चाहेंगे 19-20 फिनेंशियल ईयर में, तब आपको इधर यस करना होगा, और यस करने के बाद ही आपका एक तो शेड्यूल DI जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको नहीं चाहिए, हम इसको नो कर देते। नो करने से एक बार देख लीजिए शेड्यूल DI जो है देखिए इनएक्टिव हो गया, ठीक है। इसको सेव करता रहना, सेव करते रहना, नहीं तो ये सभी डिलीट हो जाएगा।
थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है सेव करने में। उसके बाद आ जाता है 80 CCC 80 CCD, पेमेंट इन रेस्पेक्ट पेंशन फंड में अगर आप इन्वेस्ट किया हो, जो भी हो सब मिला के आपको 1.5 लाख की दोस्तों छूट मिलेगा, ये तो सब आपको पता ही है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 80D। 80D इधर नहीं फिलअप कर सकते, 80D के लिए अलग से एक शेड्यूल है, उसको आपको फिलअप करना है। चले जाते हैं 80D में। 80D शेड्यूल क्या कहता है देखिए, whether you or any of your family member excluding parents is a senior citizen, तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो इधर यस कीजिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो इधर डालिएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अगर आप हेल्थ चेकअप के लिए कुछ खर्चा किया है तो इधर डालिएगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर कुछ है तो इधर आप डालिएगा, ठीक है। और अगर नहीं है, नो है, तो क्या होता है देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इधर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए इधर। मतलब ये कौन सा है, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज ए सीनियर सिटीजन। आपको पूछ रहा है आपके फैमिली के अंदर कोई सीनियर सिटीजन है, वेदर यू मतलब आप, और एनी अदर योर फैमिली मेंबर है, मैं बोल रहा हूँ नो, तो आपको इधर डालना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, वेदर एनी वन योर पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन, आपका अगर कुछ पेरेंट्स है तो वो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, यस और नो। अगर यस है तो इधर भरना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मेडिकल एक्सपेंडिचर। अगर आपका जो पेरेंट्स है वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो। तो नो करने से क्या होगा, हेल्थ इंश्योरेंस इधर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इधर, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं फिर पुराना वाला जो शेड्यूल था उधर चले जाते हैं। देखिए, इसके बाद आ जाता है 80G। 80G का भी एक अलग सा शेड्यूल ये लोग बना के रखा है। 80G का शेड्यूल जो डोनेशन वाला है, 80G जो रेंट पेड है, अगर आप रेंट पेड कुछ किया है तो इधर डाल दीजिएगा। 80GGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी को आपने कुछ दिया है तो इधर दे दीजिएगा। 80TTA, 80TTA क्या होता है दोस्तों, जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, मतलब जो सेविंग्स बैंक का जो ब्याज है उसके ऊपर जो छूट मिलता है वो 80 TTA में आता है। मान लीजिए आपको सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट में ब्याज मिला है 15,000, तो आपको 10,000 रुपये छूट मिलेगा, 5,000 के ऊपर टैक्स हो जाएगा। और अगर आप 80 TT भी लेना चाहेंगे तो आपको क्या होना होगा, 80 TT में सीनियर सिटीजन होना होगा, सीनियर सिटीजन को मिलता है। और मेरा ये जो क्लाइंट है ये सीनियर सिटीजन नहीं है, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली ये इनएक्टिव हो गया है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये एक्टिव इनएक्टिव होता है, ठीक है। 80U इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर डिसेबल है पर्सन तो इधर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद ये टोटल आपका जो डिडक्शन इधर आपका शो कर रहा है, B5 माइनस C19, देखिए टोटल डिडक्शन करके आपका इनकम अभी आ रहा है 14,63,670 आ रहा है। इसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करके देना है, लेकिन टैक्स आपको कैलकुलेट नहीं करना है, टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आपको दिखाई देगा। देखिए, टैक्स आपका आ रहा है 2,51,601, ये टोटल टैक्स आपके आ रहा है। उसके बाद हम लोग अगला पेज में जाते हैं। देखिए, शेड्यूल बीपी में क्या है, डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, ये वाला जो सीट है यही एक्चुअली देखना है। कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजेंटिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44AD। 44AD में आपका जो नेम ऑफ बिजनेस है जो भी है इधर टाइप कर दीजिएगा, मतलब आपका जो क्लाइंट का है। उसके बाद जो बिजनेस का कोड आता है ये आपको देख के सिलेक्ट करना है, जो भी कोड हो आपको देख के ही सिलेक्ट करना है, कौन सा बिजनेस कौन कोड में जाएगा देख के आपको सिलेक्ट करके देना हो, ठीक है। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि बिजनेस एक नहीं दो तीन है तो आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ऐड करते जाइएगा, हो जाएगा।
उसके बाद देखिए ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस रिसीव। एक ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस रिसीव क्या होता है? ग्रॉस टर्नओवर बिजनेस जिसका है उसको बोलता है ग्रॉस टर्नओवर, और जिसका सर्विस है उनका जो टर्नओवर है उसको टर्नओवर नहीं बोलते, उसको ग्रॉस रिसीव बोल जाता है। तो अभी क्या देखते हैं, E1A में क्या लिखा है? थ्रू अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक्स मोड रिसीव बिफोर स्पेसिफाइड डेट। मतलब क्या होता है, बिना कैश का जो भी ट्रांजैक्शन है, विदाउट कैश मोड में जितना भी ट्रांजैक्शन है आप इधर डाल सकते हैं। ठीक है, मैं एक तो डेमो के लिए ले लेता हूँ। ये मेरा बिना कैश का ट्रांजैक्शन है। एनी अदर मोड में आपका कैश का जो ट्रांजैक्शन है वो आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है देखिए, प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD में E2A में बोल रहा है 6% ऑफ E1A और द अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड व्हिचएवर इज हायर। मतलब क्या होता है, जो आपका चेक से, ड्राफ्ट से, इलेक्ट्रॉनिक इनकम, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा जो आपका इनकम है उसके ऊपर आपको मिनिमम 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना ही होगा। अगर आप 6% के नीचे डिक्लेयर करेंगे तो आपका जो फाइल है टैक्स ऑडिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक्चुअल में प्रॉफिट 6% के ऊपर है तो आप वही डिक्लेयर कीजिए। तो ये मेरा 5 लाख टर्नओवर है, 5 लाख के ऊपर में 6% क्या, 5 लाख के ऊपर मतलब 30,000। तो एक्चुअल में 30,000 भी डाल सकता हूँ, और बुक्स जो मेरा बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस है उसमें अगर 30,000 के ऊपर है, मान लीजिए 40,000 है, तो मैं 40,000 भी डाल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 30,000 के नीचे हम नहीं लिख सकते। ठीक है, फिर क्या है, बी पॉइंट में क्या है, 8% ऑफ E1B और द अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड व्हिच एवर इज हायर। मतलब जो कैश में ट्रांजैक्शन है उसमें आपको मिनिमम 8% डिक्लेयर करना ही होगा। अगर आप चाहे तो 8% के ऊपर अगर आपका बिजनेस हुआ हो तो आप 8% के ऊपर भी आप कर सकते हैं। मतलब 4 लाख के ऊपर 8% 32,000 होता है, आप 32 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, लेकिन 32 के नीचे नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो टैक्स ऑडिट के अंडर आप आ जाते हैं। तो हम इधर 32,000 कर देते हैं। हो गया, टोटल इनकम मेरा हो गया 72,000 बिजनेस से। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44ADA। 44ADA क्या होता है, जिसका प्रोफेशन है वही सिर्फ 44ADA में आ सकता है। और कौन सा प्रोफेशन है, देखिए ये सब रिलेटेड वाला कोड है। ये सब जिसका जो होगा, आपका क्लाइंट का जो भी होगा आप वही सिलेक्ट कीजिएगा, उसके हिसाब से ही होगा। ठीक है, फोटोग्राफी है, BPO सर्विस है, अदर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, जो भी हो बहुत कुछ है। नेम ऑफ बिजनेस डाल दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन क्या क्या काम करते हैं दे दीजिएगा। ऐड भी कर सकते हैं, अगर एक से एक के ज़्यादा अगर है तो आप ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या आता है, ग्रॉस रिसीप्ट। आपको पहले ही बोला है सर्विस मतलब प्रोफेशन नहीं, इधर ग्रॉस रिसीप्ट ही होता है। ठीक है, ग्रॉस रिसीप्ट मान लीजिए 3 लाख। तो इधर क्या लिखता है देखिए, प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44ADA 50% ऑफ E3 और द अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड व्हिचएवर इज हायर। मतलब आपको मिनिमम 50% डिक्लेयर करना ही होगा। अगर एक्चुअल में 50% के ऊपर हो गया तो आप वो भी इधर फिलअप कर सकते हैं। तो इधर 3 लाख मतलब 50%, 1.5 लाख में इधर 1,60,000 कर ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1.5 लाख के नीचे में नहीं कर सकता हूँ, तो ये फॉर्म काम में नहीं आए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इनकम, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम गुड्स कैरेज अंडर सेक्शन 44AE। ये थोड़ा ध्यान से समझना होगा दोस्तों। इधर पहले पुराने वाला के तरह ही नेम ऑफ बिजनेस आपको देना होगा। उसके बाद बिजनेस कोड आपको देना होगा। बिजनेस कोड बहुत ही कम है, देखिए, रेंटिंग ऑफ लैंड एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, पैकर्स एंड मूवर, फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड, फॉरवर्डिंग ऑफ फ्रेट, रिसीविंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रेट। ये सब ही 4-5 तो छोटो है, ये सब में जो भी है आप सिलेक्ट कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन। उसके बाद देखिए क्या क्या डिटेल देना पड़ रहा है।
सीरियल नंबर 1 में देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स एंड कैरेज, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है गाड़ी का वो देना पड़ेगा। वेदर ओन लीज्ड हायर, देखिए ओन लीज्ड हायर जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। टोनेज कैपेसिटी ऑफ गुड्स कैरेज, ये जो आपका जो गाड़ी है, जो नंबर जो पर्टिकुलर एक तो नंबर है, ये इसका टोनेज कैपेसिटी कितना है वो आपको सिलेक्ट लिखना है। इधर सिलेक्ट करने के लिए कुछ जगह नहीं है। टोनेज कैपेसिटी एक तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए टोनेज कैपेसिटी है 8 मेट्रिक टन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर व्हिच गुड्स कैरेज वाज ओन्ड लीज्ड हायर्ड बाय एसएससी। तो सारा पूरा साल ही बिजनेस किया तो 12 मंथ डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो वाला जगह है थोड़ा ध्यान से देखिए, धीरे धीरे देखिए। प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AE फॉर द गुड्स कैरेज computed at the rate ₹1000 per ton per month in case tonnage exceed 12 metric ton। मतलब क्या होता है, अगर 12 मेट्रिक टन के ऊपर हो जाता है तब क्या होता है, तब होता है हर एक टन पे ₹1000। मतलब यहाँ 8 के जाएगा, अगर मैं कर दू 15 मेट्रिक टन तो क्या होगा, एक एक टन के ऊपर 1000, मतलब 15 इंटू 1000 हो गया, इंटू 12 मतलब 1,80,000 रुपये। 180 एक बार दिखाने के लिए डाल देते, ठीक है। अगर 15 के जगह हम लोग अगर 12 मेट्रिक टन के नीचे अगर कर देते, मान लीजिए 8 मेट्रिक टन, तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा, 12 महीना गाड़ी काम किया, 12 मेट्रिक टन के नीचे अगर होगा तो क्या बोल रहे हैं, और एल्स एट द रेट ₹7,500 पर मंथ, मतलब 7,500 गुण 12, मतलब 90,000 आपको दिखाना पड़ेगा मिनिमम। और अगर आपका जो गाड़ी है इससे 90,000 के ज्यादा अगर काम किया हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन 90,000 के नीचे आप नहीं दिखा सकते, ठीक है। इसी तरह ऐड करते रहना, आपका जितना भी 10 52 हो सकता है, 10 52 आप इधर ऐड करके लिख सकते हैं। जो भी है 10 के नीचे जो भी है वही ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये ऑटो पॉपुलेटेड हो गया इनकम, ठीक है, ये हाथ से लिखा नहीं। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आ जाता है, देखिए प्लीज फर्निश द इंफॉर्मेशन बिलो फॉर ईच जीएसटीआई नंबर सेपरेटली। मतलब आपका जो, आप मान लीजिए ये साधु का है आपका नाम, आपका एक से ज्यादा 4 5 जीएसटीआई नंबर हो सकता है, एक एक बिजनेस के लिए आप शायद एक एक जीएसटीआई नंबर लिया हो, तो आपका एक एक जीएसटीआई नंबर के अगेंस्ट में एनुअल जितना भी सप्लाई आपने किया है जीएसटी रिटर्न, मतलब जीएसटीआर 1 में आपने जो डिक्लेयर किया हुआ हो वही आपको इधर लिखना पड़ेगा। जितना भी जीएसटीआई नंबर के अगेंस्ट आप जीएसटीआर 1 फाइल किया हो वो इधर लिखिएगा, जीएसटीआई नंबर, इधर आपका जो टर्नओवर है वो आप लिख के दीजिएगा। और ये अगर गलती करेंगे तो आप को दिक्कत आ सकता है, क्योंकि जीएसटी वालों, जीएसटी काउंसिल आपका जो इंफॉर्मेशन है ये इनकम टैक्स के साथ शेयर कर सकता है। आप मान के चलिए कि शेयर करेगा आपका इंफॉर्मेशन, तो आपको ठीक तरह से रिटर्न को फाइल करना है। उसके बाद आ जाता है टोटल अमाउंट टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट, ठीक है, ये एक बात देख लीजिए। उसके बाद आ जाता है E1, E11 to E25 furnish the information as on 31st day of March 2020। मतलब आपको जो पहले ही बोला था बैलेंस शीट रेडी करना है। बैलेंस शीट आपको प्रिजम्पटिव इनकम का अगर जो आप रिटर्न भर रहे हैं, आप अगर सोचेंगे कि मुझे बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट नहीं मेंटेन करना है, एक गलत सोच है। आपको बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट करना ही होगा, वो बैलेंस शीट से ही ये सब जो इंफॉर्मेशन है आपको पता चलेगा। पार्टनर्स, मेंबर्स, ओन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अदर्स लाइबिलिटीज, ये सब मिला के इधर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। दिखा देते हैं एक तो, देखिए ऑटोमेटिक ये वाला फिगर आ जा रहा है। फिक्स एसेट, इन्वेंटरी, सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांस, अदर एसेट्स, सब इधर आपका आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात
आपको ध्यान रखना होगा, इसमें जो भी है, मान लीजिए इधर अनसिक्योर्ड लोन नहीं है, एडवांस नहीं है, तो आपको इधर डिक्लेयर करना है जीरो बोल के। आप अगर सोचेंगे कि नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, रिटर्न नहीं सबमिट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाता है, देखिए कहाँ पे टैक्स डिटेल्स जो पार्ट है उधर चले जाते हैं। देखिए इधर टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर बोल रहा है। अगर आपके पास से फॉर्म 16 से जो आपका एम्प्लॉयर है जो टैक्स काटे हैं, अगर कुछ काटे हैं तो इधर आपको ऑटो पॉपुलेटेड दिखाई देगा। आप फॉर्म 16 से सिर्फ मिला लीजिएगा और आपका कुछ काम नहीं। उसके बाद देखिए क्या है, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इनकम अदर देन सैलरी। अदर देन सैलरी में जो भी हो, वो अगर कुछ है, कुछ भी होता है अदर देन, मतलब इनकम टैक्स का जो टीडीएस काटता है फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट के ऊपर, वो अगर है तो इधर चला आएगा। उसके बाद आ जाता है TDS 2 में, देखिए एज पर फॉर्म नंबर 16C, ये वाला कौन सा है, जो 50,000 के ऊपर घर भाड़ा होता है उसके लिए ये जो TDS है ये कलम आ जाता है। उसके बाद TCS है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। एडवांस टैक्स अगर कुछ आपने दिया होगा तो ऑटो पॉपुलेटेड इधर आ जाएगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर है तो इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल करने से पहले आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स देना होगा और उसका जो डिटेल है इधर आपको भरना होगा। उसके बाद आप सेव करके आगे बढ़िएगा। ये आ जाता है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन वाला जो शेड्यूल है वो। उधर टोटल एडवांस टैक्स पेड जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, टोटल सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो पेड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, TDS TCS ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बैलेंस अगर कुछ अगर अब ना दिया होगा तो ये आपका जो टैक्स आता है ई पे करना होगा, ठीक है। ये पेएबल आपका दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए नीचे एग्जेम्प्ट इनकम ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, इफ एग्रीकल्चरल इनकम मोर देन 5,000 यूज ITR 3 और 5। वो बोल रहा है कि 5,000 के अगर, मतलब ये जो रिटर्न कौन फाइल कर सकता है, एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 के जिसका नीचे होगा वही फाइल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो डिटेल आप डाल दीजिएगा। और अगर रिफंड होगा तो जो जिस बैंक में आपका रिफंड चाहिए उस बैंक में क्लिक करके राइट क्लिक कर दीजिएगा। और अगर एक से अधिक आपका बैंक अकाउंट है तो इधर ऐड करके आपको बैंक का डिटेल डालना होगा। ये नहीं करना है कि एक ही बैंक हम देंगे और अगर ज़्यादा बैंक है, 2 3 4 बैंक है, वो हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, ये गलत है, ठीक है। जितना भी बैंक है आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका नाम, पिताजी का नाम, पैन नंबर, ये सब आ जाएगा कहाँ से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं करके। इधर देखिए प्लीज सिलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन, आप जिस तरीके से आप रिटर्न वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं। अगर आप आधार OTP से करना चाह रहे हैं कर दीजिए, अगर आप चाहेंगे कि रिटर्न फाइल करके मैं बाई पोस्ट भेजूंगा तो वो भी होगा। अगर आप चाहेंगे कि प्री वैलिडेटेड बैंक द्वारा रिटर्न फाइल करूंगा वो भी होगा। इसके बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं और कौन कौन सा शेड्यूल गैप है। 80G ये आपका गैप है, तो देख लेते हैं 80G क्या बोलता है। 100% वाला जो है वो इधर आप डाल दीजिएगा। जो 50% वाला डोनेशन है आप इधर डाल दीजिएगा, डिटेल डाल दीजिएगा, नेम, डोनी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, पैन, ये सब कुछ डाल दीजिएगा। डोनेशन मोड, किस मोड से, कैश से दिया हुआ हो या अदर देन कैश, जो भी है आप डिटेल डाल दीजिएगा। डोनेशन इंटाइटल 100%, डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइड लिमिट जो होगा तो वो इधर डाल दीजिएगा। और एक तो है डोनेशन 50% जो है वो डाल दीजिएगा। और एक तो देखिए इधर क्या लिखा है, इन केस ऑफ डोनी इज गवर्नमेंट एंड पैन इज नॉट अवेलेबल देन यूज ये वाला, मतलब आप अगर गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं और उनका पैन नंबर आपके पास नहीं है तो आप क्या डालेंगे पैन की जगह, GGG 0000G, ये डालने से आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों ये मोटा मोटी मैंने ITR फॉर सुगम जो है कवर कर दिया आप लोगों को। अगर कुछ दिक्कत आए तो थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। और नेक्स्ट वाला जो रिटर्न आ रहा है वो भी हम आपको देने वाला हूँ। आज ये रिटर्न ITR 4 जो है आज ही आया है, तो आज मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए दे दिया। जो मेरा जूनियर टैक्स कंसल्टेंट है, एक्चुअली ये उनके लिए मैंने बनाया। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, तो इस तरह का वीडियो और भी मैं लेके आऊँगा।
थैंक यू दोस्तों।